नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं वो सीमा और सचिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो 4 पॉइंट इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि अगर सीमा आ सकती है अपने 4 बच्चों के साथ में तो और भी लोग आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि क्या सीमा आईएसआई एजेंट है। तीसरा पॉइंट है ये है कि कानून क्या बोलता है इस बारे में। और चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे अपन कि मोरल ग्राउंड्स पे ये राइट है या नहीं है। तो ये चारों पॉइंट आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब देखिए, सीमा अगर आ सकती है तो और भी तो लोग बाग आ सकते हैं। तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या चेकिंग हुई चेक पोस्ट के ऊपर, क्या चेकिंग हुई, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। हमको बड़ा अच्छा लगता है एज ए इंडियन कि सिर्फ आधार कार्ड लेके जाओ, एक आईडी प्रूफ लेके जाओ, कोई सा भी, और बड़ी इजीली हमको नेपाल में एंट्री मिल जाती है। पर वही चीज़ हमारे लिए नेशनल थ्रेट ही बन जाती है, क्योंकि अगर कोई इतनी आसानी से अगर बॉर्डर क्रॉस कर सकता है इंडिया का, तो फिर कोई भी आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात एक और इसके अंदर ये आती है कि अगर उसका डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि उसका 5 फ़ोन मिले हैं, कुछ तोड़ भी दिए उन्होंने, तो वो फ़ोन क्यों तोड़े गए। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास में थे तो वो किसने बनाए। या तो वो नेपाल में बने हैं या फिर वो बने हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में बने हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमको पता है कौन बना के देता है। डेफिनेटली यस। और नेपाल में बने हैं तो नेपाल में किसने बना के दिए हैं, ये जानना बहुत बड़ा जरूरी है। ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमने चाइना और पाकिस्तान से तो हमने अपनी बॉर्डर बहुत ही अच्छी तरीके से सीज कर रखी है। और भी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं रेगुलर कि हाँ, कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसको। बट हमको ये बात पता है अच्छी तरीके से कि हम और भी जगह पे बॉर्डर शेयर करते हैं। हमारी नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ से भी हमारे यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट होता है। तो यहाँ का क्या इसके लिए। और नेपाल से तो हमारा पहले से भी, हम सबको पता है कि नेपाल से पहले भी ड्रग्स आते रहते हैं यहाँ पर। नेपाल के थ्रू एक बड़ा सिंडिकेट चलता है, एक रास्ता था, मे बी शायद तक अब ना हो, पर पहले था। तो नेपाल के साथ में हमको एक मिलकर के एक सिस्टम जरूर बनाना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है। और डेफिनेटली नेपाल हमारा सहयोग डेफिनेटली करेगा, क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशन ही रहे। कुछ समय बिगड़ते हैं, अब वो वाला चीज़ है, वो पॉलिटिकल इशू है, बट ओवरऑल हमारे नेपाल से अच्छे रिलेशन ही रहे। तो डेफिनेटली हमारा सपोर्ट करेगा। और इसके साथ में हमको मिलकर के एक अच्छा सा नेटवर्क बनाना चाहिए कि इस इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोका जा सके। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि अगर सीमा आ सकती है तो और भी लोग आ सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर कि सीमा क्या आईएसआई एजेंट है या नहीं है। डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि उसका भाई पाकिस्तान मिलिट्री में है, छोटे ओहदे पर है, बट हाँ डेफिनेटली है। और उसका भाई अगर मिलिट्री में है तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एजेंट होने का। तो डेफिनेटली वाइस वर्सा ये भी बात है कि अगर उसका भाई मिलिट्री में है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें एक ही साथ में होती। डेफिनेटली तो हमारी एजेंसियाँ और गवर्नमेंट चेक करेगी ये बात तो कि वो है या नहीं है। बट हाँ, कुछ सवाल जरूरी हैं जो कि हम सबके दिमाग में है। उन्हीं सवालों के बारे में बात करने वाला हूँ आज कि वो एक ट्रेंड आईएसआई एजेंट है या नहीं है। अब जैसा कि कुछ इंटरव्यू में 11 लाख आ रहा है, कुछ इंटरव्यू में 13 लाख आ रहा है कि इनके पास में इतना करेंसी थी, इन्होंने को मकान बेचा था वहाँ पर, इनकी प्रॉपर्टी थी कोई लाहौर में कहीं पर, तो इन्होंने वो बेची और वहाँ से 11 लाख आया, 13 लाख आए, तो वो आए। तो उससे इन्होंने ये पूरा प्लान किया यहाँ पर इंडिया आने का। अब क्योंकि ये 11 लाख की बात हो रही है या 13 लाख की बात हो रही है, इसके ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं एक बार। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई थी तो मैंने चेक किया था, तो जो सामने आया स्क्रीनशॉट चला रहा हूँ आपके, एक बार देख लो। आप पूरा वीडियो चला रहा हूँ, एक बार ये देख लो। इसके अंदर मैंने 5 लोगों की टिकट चेक करी थी, लाहौर से लेकर के काठमांडू तक की, और ये वाया दुबई थी। और इसके अंदर मेरे को एक स्टॉप नहीं मिला, मुझे 2 स्टॉप मिले। 2 स्टॉप के बाद के अंदर भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना भी आप लेयर लोगे उतना फ्लाइट सस्ती हो जाती है, तो मेरे पास में 2 भी मिले और 3 लेयर के भी मिले, दोनों आपके सामने चल रहे हैं। इसके अंदर एक जने की जो टिकट आ रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आपको राउंड ट्रिप ही लेनी पड़ेगी, तो जो टिकट का फेयर आ रहा था वो आ रहा था 66,000 पर पर्सन, और ये विदाउट टैक्स है। इसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं है। यानी कि अगर 5 का हिसाब लगाया जाए तो ये बनते हैं 3,30,000 रुपये। और क्योंकि इंडिया और पाकिस्तानी करेंसी में 3 गुना का फर्क, लगभग 3 गुना का फर्क हो गया है, तो ये बन जाते हैं 9,90,000 रुपये।
अब आप खुद सोचिए कि 9,90,000 रुपए, जिसके पास में 11 या 13 लाख मान लेते हैं एक बार, इतने पैसे आए हैं एक जमीन बेच करके, वो क्या 10 लाख रुपए अप्रोक्स 10 लाख कोई अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च कर देगा। और हाँ, इसके अंदर पासपोर्ट, मैं मान लेता हूं कि पासपोर्ट पहले से बना हुआ था, पांचों के पांचों बने हुए थे, ठीक है, पांचों पासपोर्ट पहले के बने हुए थे मान लेता हूं, तो भी वीजा की फीस इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें टिकट के बाद में जो टैक्सेस लगते हैं वो इंक्लूड नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं है। तो एक औरत जिसने कि 11 या 13 लाख में, 13 लाख ही पकड़े चलते हैं अपन, 13 लाख के अंदर अपना जमीन बेची है, उसने 10 लाख रुपए अप्रोक्स जो अपने पास में पूरी गणित है 10 लाख की तो है ही है, 10 लाख रुपए लगा दिए ट्रैवलिंग के ऊपर। और हाँ, ये टिकटें भी मैंने 1 महीने बाद की देखी हैं, ये अगस्त की टिकटें देखी हैं, ये रिसेंट की टिकटें नहीं देखी हैं, 1 महीने बाद की टिकटें हैं, अगस्त 13, 12 या 13 तारीख की टिकटें देखी मैंने। तो 10 लाख रुपए सिर्फ ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च कर देती है एक औरत। तो सोचने वाली बात है, क्या कोई ऐसा करता है? नॉट इवन औरत, आदमी भी ऐसा नहीं करेगा। और एक गांव की औरत, अकॉर्डिंग टू देम, मैं गांव में पली बड़ी हूं, तो एक गांव की औरत जिसने पासपोर्ट बनवाया, वीजा करवाया, टिकटें करवाई अपनी, और 4 बच्चों को लेकर के इंडिया गई, वो भी वाया नेपाल, नेपाल से पोखरा, फिर पोखरा से इंडिया। तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ गट्स एंड लॉट्स ऑफ करेज। अगर इन्होंने डेफिनेटली अगर प्यार के लिए किया है तो हेड्स ऑफ, बाकी अगर कुछ और है इसके अंदर वो हमारी जांच एजेंसियां जांच ही लेंगी। और एक चीज और समझ में आती है मेरे को कि ये आइडिया किसका था, ये नेपाल के थ्रू आने का? क्या ये सचिन का आइडिया था या फिर ये सीमा का आइडिया था? क्योंकि अगर सचिन का आइडिया था तो सचिन को कैसे पता पड़ा कि ये एक रास्ता है आने का? दूसरी बात ये है कि अगर ये सीमा का आइडिया था तो मैं भी हो सकता है कि उसके दिमाग में ये बात इंजेक्ट करी गई हो कि हाँ, एक ये रास्ता है मेरा वहां पे इंडिया आने का। तो अगर सीमा ने बताया है, क्योंकि हम सबको बताया कि एक बार अगर आपने किसी के दिमाग में एक बात प्लांट कर दी है आपने, तो फिर वो लग जाता है उसके ऊपर सर्च करने के लिए। तो क्या ये सीमा का प्लांट किया हुआ था कि हाँ ये अपन नेपाल से आ सकते हैं? अगर नेपाल से आ सकते हैं तो सीमा को कैसे पता पड़ा कि नेपाल से आ सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। दूसरा, आप सभी इंटरव्यू देख ही रहे हो, हर चैनल पे उसका इंटरव्यू चल रहा है सीमा का। इतना कंफर्टेबल कैमरे के सामने आने के लिए काफी टाइम लगता है, एंड शी इज वेरी कंफर्टेबल। आप जितने भी उसकी वीडियो आप उठा के देख सकते हैं, हंस रही है, कंफर्टेबल है कैमरे के सामने। इतना कैमरे के सामने कंफर्टेबल होने के लिए काफी टाइम लगता है। तो एक यहाँ पर भी एक शक इसलिए भी रेज होता है कि इतना कंफर्टेबल कैसे कोई हो सकता है कैमरे के सामने, जबकि उसी गांव के लोग कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने। और सचिन को इतना बड़ा आदमी तो है नहीं जिसको कि हनी ट्रैप किया जाए। तो क्या कारण है फिर इसके पीछे? शायद सचिन के घर की लोकेशन जो कि नोएडा में है, वहां पर मिलिट्री बेस भी है नोएडा के अंदर, सॉरी एयरबेस है शायद तक, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से नोएडा के पास में एयरबेस डेफिनेटली है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, बट हाँ जहां तक है मेरे हिसाब से है। और डेफिनेटली मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी होंगे वहां पर। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि एक सीमा कोई ISI का एक यूनिक एक्सपेरिमेंट हो, और 4 बच्चे शायद तक कवर अप भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही बच्चों को और औरतों को यूज किया जा रहा है एज ए कवर अप। पहले भी हुआ है हिस्ट्री के अंदर, और ये कोई नई चीज नहीं है। जहां पर बात आती है जासूसों की, उनकी दुनिया के अंदर ये कोई नई चीज नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं लीगल पॉइंट के ऊपर। देखिए डेफिनेटली एक चीज तो मैं जिस बात के लिए कंफर्म हूं वो तो ये है कि एक केस तो इनके ऊपर, सीमा के ऊपर चलेगा ही चलेगा। पहले बात कर लेते हैं सीमा की, वो है इलीगल इमिग्रेंट का, क्योंकि ये बिना प्रॉपर पेपर्स के इंडिया में आई है, तो इलीगल इमिग्रेंट का केस तो चलेगा ही। अवैध तरीके से भारत में आने का ये केस तो इनके ऊपर डेफिनेटली चलना ही चलना है। और सचिन के ऊपर अगर ये साबित हो जाता है कि ये एजेंट है, तो फिर इसके सचिन के ऊपर भी देशद्रोह का केस चल सकता है, जिसके अंदर की NSA होगी, NSA भी है हमारे यहाँ पे। और फिर बात करते हैं इनकी शादी की। अगर इन्होंने शादी कर भी ली है, जैसा कि इन्होंने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर में हमने शादी कर ली है नेपाल के अंदर, तो भी हमारे यहाँ के मैरिज एक्ट के हिसाब से ये शादी नन वॉइड ही होगी, क्योंकि एक आदमी या औरत शादीशुदा होते हुए दूसरे आदमी से या औरत से शादी नहीं कर सकता। ये हिंदू एक्ट भी बोलता है और ये हमारी लीगल टर्म भी है।
तो वो शादी तो अवैध ही है, क्योंकि उनका पति है, भले वो पाकिस्तान में ही हो, पर वो शादीशुदा है। तो मेरे हिसाब से शादी तो वैध नहीं मानी जाएगी इनकी। बाकी जो भी होगा गवर्नमेंट बताएगी, कोर्ट बताएगी, वो ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि इसको ऐसे समझ लीजिए, एक आदमी जो कि यूएस रहता है, उसने इंडिया में भी शादी कर रखी है और वो जाके यूएस में भी शादी कर लेता है, तो वो दूसरी शादी गैरकानूनी मानी जाएगी, भले वो देश कोई सा भी हो। या अगर उसने पहले वहाँ पे कर रखी है, यूएस में कर रखी है, और फिर अगर इंडिया की कर लेता है, और सीधे शब्दों में कहूँ तो ये धोखा होता है और ये क्रिमिनल एक्ट है। बाकी कोर्ट क्या करती है वो कोर्ट के ऊपर है, वो ज़्यादा जानते हैं, आपसे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग बाग हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कानून की बारीकियाँ जानते हैं, वो डेफिनेटली बताएंगे। क्योंकि जितनी मेरी बात हुई है वकीलों से, उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकता है। भाई कोर्ट क्या करती है वो कोर्ट ज़्यादा जानती है। और डेफिनेटली आते हैं लास्ट पॉइंट पे, मोरल ग्राउंड्स के। मोरल ग्राउंड्स क्या कहता है? मोरल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो आप एक बार इंडिया पाकिस्तान हटा दीजिए, पाकिस्तान कभी हमसे अलग होगा ही नहीं है, और वो जो गुलाम है वो भी इंडियन सिटीजन है, तो भी क्या लोगों का, सोसाइटी का ये रिएक्शन होता है सीमा को लेकर के? एक लड़की अपने पति को छोड़ के और अपने 4 बच्चों को लेकर के किसी और आदमी के साथ में चली गई है, तो क्या ये मोरली राइट हो सकता है किसी भी सोसाइटी में? क्या ये राइट है? क्या इससे हमारी सोसाइटी का बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा? फिर वेस्टर्न कल्चर में और हमारे में फ़र्क क्या बचेगा? क्या ये जो व्यभिचार की जो भावना है, क्या ये हमारी सोसाइटी को ख़राब नहीं कर देगी? हम सब ने पिछले दिनों देखा हुआ है एसडीएम के बारे में, मैं एसडीएम का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर हम सभी जानते हैं किस एसडीएम की बात कर रहा हूँ। हमने एसडीएम का केस देखा हुआ है, वहाँ पर भी लगभग सेम यही बात थी। तो अगर उस एसडीएम को जस्टिफाई नहीं किया, आपने उसको राइट नहीं माना, तो फिर सीमा राइट कैसे हो सकती है? दोनों ने किया तो एक ही काम है, उसने भी अपने पति को छोड़ा है, इसने भी अपने पति को छोड़ा है, वो भी किसी और के साथ में रिश्ते में थी और ये भी किसी और के साथ में रिश्ते में आ गई है। तो अगर वो रॉन्ग है तो फिर ये राइट कैसे है? सोचने वाली बात एक ये भी है। मोरल ग्राउंड्स पे जब हम बात करते हैं तो सारी बातों को लाना पड़ता है। अब बात करते हैं गुलाम की। आप समझिए कि वो आदमी गया क्यों था, और जिस आदमी के लिए बात कर रही हैं, जिस आदमी के लिए सो कॉल्ड एलिगेशंस लगा रही हैं कि मारता है, पीटता है, पहली बात तो वो 4 साल से 2019 से वो सऊदी के अंदर है। तो कोई आदमी जो 4 साल से है ही नहीं आपके साथ में, वो कैसे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है? और अगर कर भी रहा था, पहले अगर कर रहा था, तो क्या आपने नज़दीकी अपने थाने में या किसी को आपने बताया हो, या क्या आपने कोई कंप्लेंट लिखाई हो? आपकी शादी 2010 में हो गई थी, 2010 में इनकी शादी हो चुकी है, 13 साल हो गए। क्या आपने कभी डोमेस्टिक वायलेंस की या किसी भी तरीके की लिखित कंप्लेंट आपने अपने नज़दीकी थाने में करी है? कोई कंप्लेंट लिखवाई है या आपने कोई कोर्ट में करवाई हो कंप्लेंट? अब सडनली एकदम से आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि मारपीट करता है। चलिए ये भी ठीक है, मारपीट भी करता होगा, ठीक है, मान लेते हैं पहले करता होगा, जो 4 साल तो नहीं कर सकता होगा ना, डेफिनेटली ये तो प्रूवन है कि 4 साल तो नहीं किया उसने, है ना। अब बात करते हैं गुलाम की। तो वो आदमी क्यों गया है सऊदी? वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तो सऊदी गया हुआ है, वहाँ पे काम कर रहा है, और डेफिनेटली वो वहाँ पे काम कर रहा है और पैसे भेज रहा है अपनी फैमिली के फ्यूचर को सुधारने के लिए। वो वहाँ पे काम करता है, पैसे भेजता है, यहाँ पर वो उसी पैसे का मकान लेती है, और फिर वही मकान जो कि सिर्फ उसका नहीं है, उसका डेफिनेटली उसका भी है क्योंकि वो पत्नी है, बट उस पति का भी है। तो वो वही मकान बेच करके अपने सो कॉल्ड प्रेमी के साथ में इंडिया जाती है। तो मेरी तरफ से जो भी बात थी वो मैंने सारी आपके सामने रख दी है। अगर मेरी राय पूछेंगे तो मैं बोलता हूँ मोरली ग्राउंड पे तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, डेफिनेटली ये बिल्कुल रॉन्ग है, और मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, बाकी जो लीगल टर्म्स हैं वो हमारा कोर्ट और हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो वो उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, थोड़े टाइम बाद में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अपनी सारी बात आपको बता दी है। अब आपको क्या लगता है आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर चले जाना। मिलते हैं फिर किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।